हेलो एवरीवन, आई एम भावना। आज मैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करवाऊंगी, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, मैं जो भी बच्चे अभी 10th क्लास में आए हैं 9th से, उनके लिए कुछ बोलना चाह रही हूँ। देखो बेटा, आप सबको पता है कि 9th क्लास में आपने सबकी ऑनलाइन क्लासेस लगी थी। ऑनलाइन में और ऑफलाइन में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में या फिर ऐसे जब टीचर के सामने आप होते हो तो फ़र्क होता है, ठीक है। बच्चे डरते भी हैं टीचर से। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, आपने 9th में कम पढ़ा ज़्यादा पढ़ा, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है कम क्लियर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि वही बोलते हैं ना, जब शुरुआत करो वही दिन आपके लिए एक नया दिन होता है, नया सवेरा लेके आता है, ठीक है। तो अगर आप 9th में थोड़ा सा कम भी किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखो, क्योंकि 9th और 10th के सिलेबस को अगर हम कंपेयर करें तो 10th का सिलेबस कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा इजी पड़ता है 9th के सिलेबस से, ठीक है। और दूसरी बात, मैथ्स से डरने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैथ्स आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बस डिपेंड करता है कि आपको एक तो रेगुलरिटी की रिक्वायरमेंट होती है और बस आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है, साथ साथ उसकी प्रैक्टिस करनी है। बस इतना ही होता है मैथ्स में, और कोई बिल्कुल हवा बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत ही ज़्यादा ईजी और इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब देखो, हम स्टार्ट करेंगे 3rd चैप्टर ऑफ 10th क्लास। अब 3rd चैप्टर में आपके पास क्या है? द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले जो आपके पास यहाँ पे जो नेम ऑफ द चैप्टर्स है उसकी टर्म से ही आपको सिलेबस में चैप्टर में क्या गिवन है आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो, हम स्टार्ट करते हैं जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है उसी से। अब मैं बात करूँ लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ी है 9th क्लास में। आपको पता है लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 3x + 5 = 0, ठीक है। अब लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है कि पावर ऑफ वेरिएबल आपके पास 1 होती है, पावर ऑफ वेरिएबल 1 होती है। यहाँ चेक करो, वेरिएबल हमारे पास x गिवन है, ठीक है। x गिवन है, इसकी पावर भी 1 है, क्योंकि अगर आपके पास अगर मान लो 0 होती है तो वेरिएबल होता ही नहीं है। अब 2 होती है तो वो लिखी होती है, और जब नहीं लिखी होती है उसका मतलब 1 होता है, ठीक है। इसका मतलब ये आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक ओनली x दिखाई दे रहा है। अब लीनियर इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखते थे। आपने लिखा होगा ax + b = 0, और यहाँ पे आपके पास कंडीशन होती थी a की वैल्यू आपके पास 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ पे टर्म ही नहीं बचेगी, और जब वेरिएबल वाली टर्म ही नहीं बचेगी तो आपके पास इक्वेशन कहाँ से बनेगी। अब इसके अलावा a और b जो यहाँ पे वैल्यूज़ होती हैं, ये बेटा रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। इसके बाद अब ये आपके पास है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। बट हमें यहाँ पे चैप्टर में क्या गिवन है? लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, यानी कि हमारे पास 2 वेरिएबल्स होंगे। यहाँ पे हमें एक दिखाई दे रहा है, हमें ऐसी इक्वेशन मिलेंगी जहाँ पे 2 वेरिएबल होंगे। मैं उसका एग्जांपल लिख रही हूँ। मैं अगर लिखूँ 3x + 5y - 7 = 0, या 7 को आप इधर भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो, यहाँ पे क्या x, पहले हम चेक करेंगे पावर ऑफ द वेरिएबल्स। x की पावर 1, y की पावर 1, इसका मतलब लीनियर इक्वेशन है। अब हम चेक करेंगे कितने वेरिएबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे x 1 वेरिएबल, y 2nd वेरिएबल, यानी कि ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स गिवन है। अब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? आपने ये भी 9th में किया है। आप लिखते थे ax + by + c = 0। अब यहाँ पे जैसे यहाँ कंडीशन होती है कि a आपके पास नॉट इक्वल टू 0, a भी आपके पास रियल नंबर, यहाँ क्या कंडीशन होगी? यहाँ पे भी ये आपके पास होगी स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। और यहाँ कंडीशन क्या हो गई? एक तो होगा आपके पास कि a और b नॉट इक्वल टू 0 हो जाएंगे, और a b c आपके पास रियल नंबर्स होंगे, अब देखो, a और b क्यों 0 नहीं हो सकते? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो x की टर्म खत्म, आपके पास ओनली y का वेरिएबल बचेगा।
और बी 0 हो गया तो आपके पास ये टर्म ख़त्म। हमें तो 2 वेरिएबल में हमें इक्वेशन चाहिए। अब देखो बेटा, अब और क्या गिवन है आपके पास, हमने इसको चेक कर लिया, 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन कर लिया। इस पेयर का मतलब क्या है आपको पता है? पेयर का मतलब होता है 2, यानी कि पेयर में आप जब भी आप पेयर की बात करते हैं वहाँ पे 2 वैल्यूज़ होती हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब पेयर ऑफ इक्वेशंस मतलब आपको 2 इक्वेशंस मिलेंगी पूरे चैप्टर में, ठीक है। अब 2 इक्वेशंस मिलेंगी, इसका मतलब आप उनको कैसे लिख सकते हो? अब एक इक्वेशन को लिखने का तो हमारे पास ये मेथड है। अब 2 इक्वेशन को आप कैसे लिखोगे? अब मैं आप इजी बना देते हैं इसको। जो भी आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है इनको 1 1 नाम दे देते हैं, जो सेकंड इक्वेशन होगी वहाँ पे 2 2 नाम दे देते हैं। मतलब इसी के साथ मैं यहाँ पे 2 इक्वेशंस बना रही हूँ। यहाँ पे ये हो जाएगा a1x, यानी कि इसमें फर्स्ट इक्वेशन में जो भी आपके पास यहाँ पे x का कोफिशिएंट है, y का या कांस्टेंट टर्म है, वहाँ पे 1 नाम दे रही हूँ मैं साथ में, प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसी के बाद अगर मैं दूसरी इक्वेशन लूँ मैं लिख रही हूँ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी कंडीशन वही होंगी, यानी कि हमारे ये इस टाइप की इक्वेशंस होंगी, हमें गिवन होगी। तो यहाँ पे a1 b1 नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे a2 b2 नॉट इक्वल टू 0, और ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सारे आपके पास रियल नंबर्स होंगे, ये सारे आपके पास रियल नंबर्स होंगे। अब देखो बेटा, अब ये जो आपके पास इस टाइप की इक्वेशन कहाँ से आती है? इस चैप्टर में बस हमें क्या करना होगा, या तो हमें स्टेटमेंट गिवन होगी, क्या गिवन होगी? स्टेटमेंट गिवन होगी। सबसे पहला काम होगा आपका स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना। अब आप कहोगे कि मैम कैसी इक्वेशन स्टेटमेंट होगी ताकि हमें पता चले कि वहाँ पे 2 वेरिएबल लेने पड़ेंगे हमें, ठीक है। अब 2 वेरिएबल के लिए यानी कि हमारे पास, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। उस एग्जांपल से हम समझेंगे कि किस टाइप की स्टेटमेंट गिवन होगी। अगर मैं एग्जांपल दूँ सॉरी, अब देखो, मैंने कहा कि कोई क्लास में टोटल स्टूडेंट्स हैं वो 40 हैं, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स 40 हैं। अब देखो बेटा, अब आपको पता है, और मैंने कहा कि इफ टोटल स्टूडेंट्स आर 40 एंड बॉयज़ एंड गर्ल्स होंगी क्लास में, और नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द बॉयज़। नाउ फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। अब देखो, जो मैंने आपको स्टेटमेंट बोली है उसमें अगर हमें गिवन है टोटल स्टूडेंट्स, अगर टोटल स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट्स में या तो आपके पास गर्ल्स और बॉयज़ होंगे, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, अगर आपने चेक किया कि हमें 2 अननोन वैल्यूज़ मिल रही है यहाँ पे, बॉयज़ एंड गर्ल्स, मतलब नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ़ गर्ल्स। अब 2 अननोन है, इसका मतलब एक अननोन के लिए हमने एक वेरिएबल लिया और 2 अननोन के लिए हम 2 वेरिएबल लेंगे, ठीक है। अब 2 आपके पास यहाँ पे मैंने मान लिया, अब एक जो आपके पास अननोन वैल्यू थी उसको मैंने x मान लिया, यानी कि लेट नंबर ऑफ गर्ल्स क्या कर लिया, x ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज़ y ले लिया, ठीक है, y ले लिया। अब जितने आपको इक्वेशन बनानी होंगी उतनी ही आपको कंडीशन भी गिवन होंगी। मैंने स्टेटमेंट में बोला टोटल स्टूडेंट्स इन ए क्लास आर 40, एक कंडीशन, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स, यानी कि गर्ल्स, मैं मान लो गर्ल्स को G से और बॉयज़ को B से डिनोट कर रही हूँ, यानी कि गर्ल्स प्लस बॉयज़ टोटल स्टूडेंट्स हो गया, यानी कि ये हो गया 40, और गर्ल्स को हमने ले लिया x और बॉयज़ को ले लिया हमने y, नंबर ऑफ बॉयज़ को ले लिया y, यानी कि x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 40। ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद हमें दूसरी कंडीशन की बनती थी कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द बॉयज़, यानी कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स में से अगर नंबर ऑफ़ बॉयज़ को मैं माइनस कर दूँ तो मेरे पास 4 बचेगा। अब यानी कि G माइनस B, यानी कि G मतलब नंबर ऑफ़ गर्ल्स, ये हो गया x, नंबर ऑफ़ बॉयज़ मतलब y इज़ इक्वल टू 4,
ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बेटा हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, एक x माइनस वाई इक्वल टू 40। अब यहाँ से ये जो आपको इक्वेशन है, दो वेरिएबल दिख रहे होंगे x और y, ठीक है। अब इनको सॉल्व करके x की जो वैल्यू आएगी वो नंबर ऑफ़ गर्ल्स आ जाएगा, y की जो वैल्यूज़ आएंगी वो आपके पास, y की वैल्यू हमारे पास नंबर ऑफ़ बॉयज़ आ जाएगा। ये है पूरा काम। सबसे पहला काम, स्टेटमेंट गिवन होगी, इक्वेशन बनानी है आपको, और स्टेटमेंट ऐसे ही गिवन होगी और ऐसे ही आपको इक्वेशन लेट करके एक को x मान लिया, एक को y, आप वेरिएबल और कुछ भी ले सकते हो, a b और भी कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। आपको पता है कि स्मॉल लेटर से आप वेरिएबल को डिनोट करते हो, ठीक है। आपने ले लिया, और वेरिएबल का मीनिंग भी मुझे पता होगा, मे भी आपको वेरिएबल यानी कि जिसकी वैल्यू चेंज हो, वेरी मतलब चेंजेबल, वैल्यू जिसकी चेंज होती रहती है, ठीक है। अब ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इस टाइप की इक्वेशन होगी बेटा हमारे पास, और इसी टाइप की जो इक्वेशन है उन्हीं की स्टैंडर्ड फॉर्म ये आ गई हमारे पास। एक इक्वेशन में हमारे पास जो x का कोफिशिएंट होगा फर्स्ट में वो a1 लेंगे, y का b1, और जो कांस्टेंट टर्म होगी उसको c1 ले लेंगे, और सेकंड इक्वेशन में a2 b2 c2 हमारे पास कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म हो गई। इतना ये, अब इस पे काम करेंगे हम, ये बड़ा, ठीक है। अब इसके बाद अब बात आएगी कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपने इक्वेशन तो बना ली, जब सॉल्यूशन के लिए हम कितने मेथड्स यूज कर सकते हैं या सॉल्यूशन होता क्या है। अब एक बात और बताऊँ मैं आपको, अगर मैं ओनली इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ, आप जैसे ऐसे लेते थे y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स, और यहाँ पे टेबल बनाते थे आप 9th क्लास में x और y की वैल्यूज़ के लिए, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन निकाल लेते थे, आप इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज़ निकाल लेते थे। अब वो था ओनली वन इक्वेशन गिवन है, तो अब दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि दोनों में कॉमन वैल्यूज़ x और y की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, वो है सॉल्यूशन का मतलब। अब वो सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे, उसके लिए हमारे पास मेथड्स की अगर हम बात करें, जो अगर हम मेथड्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास बेटा 2 मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितने मेथड होंगे, 2 मेथड्स होंगे। एक होगा हमारे पास ग्राफिकल, ठीक है, ग्राफिकल मेथड, और सेकंड हमारे पास होगा एल्जेब्रिक। ठीक है, अब ये फर्स्ट और ये सेकंड। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके पास फर्स्ट और सेकंड में ग्राफिकल मेथड के होंगे, उसके बाद आपके पास ये यहाँ पे जो होंगे। अब ग्राफिकल मेथड को हम करेंगे पहले, उसके बाद एल्जेब्रिक मेथड को। अगर हम बात करें ग्राफिकल मेथड की, फर्स्ट ग्राफिकल मेथड। अब देखो बेटा, अब ग्राफिकल मेथड की अगर हम बात करें तो अब आप ग्राफ पे जब भी आप इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते थे, हमें पता है हमारे पास जो 2 लीनियर इक्वेशन होंगी वो इस टाइप की होंगी। a1 है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, या a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब देखो बेटा, आपको पता है अगर आप लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे, आपने 9th क्लास में भी किया था, तो आपके पास जो ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन आएगी, यानी कि एक लीनियर इक्वेशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन और 2 लीनियर इक्वेशन के लिए 2 स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब 2 स्ट्रेट लाइन आएंगी, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जब ग्राफ से हम करेंगे तो इन 2 इक्वेशंस की रिप्रेजेंटेशन से ही जो स्ट्रेट लाइन्स आएंगी उनको देख के ही आप बता सकते हो कि वहाँ पे कितने सॉल्यूशन आएंगे या फिर नहीं आएंगे, ठीक है। अब देखो, अब 2 इक्वेशन लेके चलो, आपके पास या तो इक्वेशन इंटरसेक्ट करेंगी, कहीं ना कहीं कट करेंगी, या फिर आपकी इक्वेशन कहीं कट नहीं करेंगी, हो सकता है कि बिल्कुल ही कट ना करें, या फिर हमारे पास क्या है कि वो इक्वेशन एक लाइन आपने बनाई स्ट्रेट लाइन और दूसरी लाइन उसी पे ही आ जाए। या तो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी या लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, या एक लाइन पे ही दूसरी लाइन आएगी, ठीक है। अब इस तीनों कंडीशन के अलावा आपके पास 2 स्ट्रेट लाइन के लिए कंडीशन आ ही नहीं सकती। अब इन तीनों को लेके ही हम चलेंगे। या तो अगर लाइन हमारे पास इंटरसेक्ट कर रही है,
ठीक है, मतलब दो आपने ड्रॉ की लाइंस, ग्राफ बनाया तो दोनों लाइन, एक के लिए एक लाइन, दूसरी इक्वेशन के लिए दूसरी लाइन, और दोनों ने हम क्या क्या इंटरसेक्ट किया, या फिर एक लाइन, ठीक है, और उसी पे आपके पास दूसरी लाइन आ जाए, उसी पे कोइंसिडेंट लाइन्स आ जाए, मतलब एक लाइन और उसी पे दूसरी आ जाए, या फिर हमारे पास दोनों लाइन कभी मीट ही ना करे, कभी मीट ना करे। ये अब ये 3 कंडीशन हो सकती है बेटा। अब इन तीनों पे हम काम करेंगे। इन तीनों पे जब हम काम करेंगे तो हम चेक करो बेटा, सबसे पहले हमें पता है लीनियर इक्वेशंस को हम ऐसे a1/a2 ये ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर यहाँ पे हमारे पास मान लो इक्वेशन आ गई, मैं एग्जांपल लिख रही हूँ अब दोनों इसमें, यहाँ पे एग्जांपल, मान लो 3x + 5y - 7 = 0, 6x + 10y + 12 = 0। अब 2 इक्वेशंस हो गई। यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ, मैंने निकाल लिया a1/a2 और b1/b2, बस इसी को चेक करेंगे हम मतलब ग्राफ ज़रूरी नहीं है हर बार ग्राफ ही निकालो आप कोफिशिएंट्स को देख के उनका रेशियो निकाल के कि x के जो कोफिशिएंट्स हैं ओनली x के दोनों इक्वेशन में उनका रेशियो होता है a1/a2, जो y के कोफिशिएंट्स हैं दोनों इक्वेशन में वो होता है b1/b2। जैसे फर्स्ट में b1 होता है, सेकंड में b2, तो b1/b2। तो आपके पास y के कोफिशिएंट्स का रेशियो अगर ये इक्वल ना आए, नॉट इक्वल टू आ जाए, तो लाइंस होती है इंटरसेक्टिंग, ठीक है। और अगर आपके पास पहले इसी को कर रहे हैं हम, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास हो गया a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2। अब ये हो गया, अब चेक करो, ये आपके पास, ये इसको मैं 12 ले रही हूँ, 6x + 12y + 12। अब देखो बेटा, a1 हमारा है 3, a2 हमारा है 6, यानी कि x के कोफिशिएंट्स दोनों में, और हमारे पास b1 है 5 और c1 है 12, ठीक है। क्या जब हमने इसको सॉल्व किया 1/2 आया, यहाँ पे आया 5/12। क्या 1/2 5/12 के इक्वल है? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब अगर ये होता है, ये कंडीशन अगर आपकी आती है, तो आपको 3 बातें याद रखनी है बेटा। क्या? पहली बात आपके पास कि लाइंस क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग। सेकेंड, आपके पास अगर लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो हाउ मैनी विल बी सोल्यूशन देयर। अब जब 2 लाइंस इंटरसेक्ट कहाँ करती हैं? जब वहाँ पे एक पॉइंट उनमें कॉमन होगा, एक पॉइंट वहाँ पे कॉमन होगा, यानी कि ये पॉइंट कॉमन है दोनों में, और जो कॉमन पॉइंट है वो दोनों का सॉल्यूशन है। इसका मतलब कितने सॉल्यूशन हो गए? कॉमन ओनली 1 सॉल्यूशन। इसका मतलब जब व्हेन लाइंस विल इंटरसेक्ट देयर विल बी ओनली 1 सॉल्यूशन, 1, और 1 है तो आप यूनिक भी बोल सकते हो, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट, अगर आपका सोल्यूशन वहाँ पे आता है, सोल्यूशन आप एग्जिस्ट करता है, तो लाइंस कैसी होती हैं, इक्वेशंस कैसी होती, कंसिस्टेंट होती है, कंसिस्टेंट इक्वेशंस होती हैं वो। 3 पॉइंट्स, यानी कि a1/a2 अगर b1/b2 आ जाए तो आपको ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग, देयर विल बी यूनिक और 1 सोल्यूशन, एंड दीज इक्वेशंस आर नोन एज कंसिस्टेंट। ये 3 पॉइंट। अब आ जाइए सेकेंड पे। अब सेकेंड पे अगर हम एग्जाम्पल ले, यहाँ पे 1 लाइन है, उसी पे दूसरी लाइन आ जाए। अब आपको पता है एक लाइन पे जितने भी पॉइंट होते हैं वो उसके सारे सॉल्यूशन होते हैं। अब दूसरी लाइन पे भी उसी पे लाइन पे आ जाए, इसका मतलब दोनों के सारे सॉल्यूशन मैच करते तभी तो एक दूसरे पे आ गई वो, तभी तो लाइंस को इंटरसेक्टिंग आ गई। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास, मैं एग्जांपल लिख रही हूँ, 3x + 2y और +4 = 0, या सेकेंड इक्वेशन 6x + 4y + 8 = 0। यहाँ के लिए कंडीशन क्या बनती है बेटा? a1/a2 इक्वल अगर हो b1/b2, और ये भी अगर इक्वल हो c1/c2, ये कंडीशन है।
तो आपके पास जो लाइंस होती हैं वो कोइंसिडेंट होती हैं। मतलब अब यहाँ पे चेक करो, a1 मतलब x का कोफिशेंट फर्स्ट इक्वेशन में, a2 मतलब सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशेंट, तो ये आ गया 3/6। सेकंड में आप चेक करो, y की जो आपके पास कोफिशेंट्स है वो b1 और b2 है, मतलब 2/4 आ जाएगा ये। और थर्ड में जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो 4/8 है। अब इनको सॉल्व करें तो 3/6 को सॉल्व करके कितना आ गया आपके पास, 3/6 इक्वल टू 1/2, और आपके पास 2/4 भी 1/2 आ गया, और 4/8 को सॉल्व करके भी 1/2, यानी कि इन तीनों को सॉल्व करके 1/2। इसका मतलब ये आपके इक्वल है। इसका मतलब a1/a2 हमारा इक्वल आ गया b1/b2 इक्वल है c1/c2। अगर ये इक्वल हैं तो फिर से आपको ओनली 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। इसका मतलब लाइंस यानी कि सारे सॉल्यूशन मैच कर रहे हैं इन दोनों लाइंस के, तो क्या होगा आपके पास, लाइंस कैसी होगी, कोइंसिडेंट, एक लाइन पे ही दूसरी लाइंस आ जाएगी, ठीक है। और अगर लाइंस कोइंसिडेंट है इसका मतलब क्या हो गया, सेकंड। अब देखो बेटा, मैंने कहा अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो इस पे जितने भी पॉइंट होते हैं वो सारे इसके सॉल्यूशन होते हैं। मैंने इस लाइन पे मान ले 2 पॉइंट ले लिया, कोई भी हमें चेक करना है, और लाइन पे लाई करता है, यस वो सॉल्यूशन होता है। जितने अगर कोई लाइन है उस पे जितने भी पॉइंट होते हैं वो सारे उसके सॉल्यूशन होते हैं। अब एक लाइन के हमें पता है लीनियर इक्वेशन में एक लाइन हो तो उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आपने 9th क्लास में करे थे, और दूसरी लाइन उसी पे आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब दोनों के सॉल्यूशन सारे सेम आ गए, सारे सेम आ गए, तो इसका मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो गए। तो इसका मतलब सॉल्यूशन कितने आएंगे, इनफाइनाइटली मैनी। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या याद करना है, मैंने अभी आपको बताया था अगर सॉल्यूशन है तो इक्वेशंस कंसिस्टेंट होती हैं, तो यहाँ पे इक्वेशंस विल बी कंसिस्टेंट। 3 पॉइंट्स आपको याद करने हैं। अब आइए आपके पास जो थर्ड आपके पास कंडीशन होगी, अगर आपके पास जो थर्ड हमने चेक किया, जब लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट ना करें, लाइंस इंटरसेक्ट ना करें इसका मतलब लाइंस आपकी पैरेलल होंगी, ठीक है, और पैरेलल होती हैं तो क्या कंडीशन होती है कि हम बिना ही ड्रॉ करें हम फाइंड आउट कर ले कि कैसे लाइंस आएंगी। मैं इसके लिए एग्जांपल ले रही हूँ, 2x + 3y + 5 = 0, और यहाँ पे 4x + 6y और आपके पास +7 = 0। यहाँ पे क्या होता है, इस टाइप की इक्वेशन, इसके लिए कंडीशन क्या होती है बेटा, a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, ये होती है कंडीशन। ये तीनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप बहुत बार यूज़ करोगे इस चैप्टर में, ये आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। अब a1/a2 निकालो, यानी कि a1/a2 x के कोफिशिएंट्स ओनली, फर्स्ट इक्वेशन में a1 सेकंड में a2, तो ये हमारे पास आ गया 2/4, और सेकंड इक्वेशन में आपके पास 3/6 है, और थर्ड में 5/7। अभी मैं इक्वल का नहीं लगा रही, चेक करें पहले। अब 2/4 को जब आप सोल्व करते हो, 2/4 से आपके पास वैल्यू आती है 2/4 1/2 आ गया, क्योंकि जब 1 2, और 3/6 को जब आपने सोल्व किया अगेन 1/2, लेकिन 5/7 तो दोनों प्राइम नंबर हैं, कट ही नहीं करेंगे, यानी कि ये दोनों इक्वल हैं बट ये इक्वल नहीं है, ठीक है। अब ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2। अब ये कंडीशन जब होती है तो आपके पास अगर कोई पूछे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या आएगी, लाइंस विल बी पैरेलल। तो यहाँ पे हमें लिखना है, अगेन हमें 3 पॉइंट्स याद करने हैं, क्या कि आपके पास लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल, पैरेलल लाइंस होगी। सेकंड पॉइंट क्या याद करेंगे, जब आपके पास दोनों में कॉमन सॉल्यूशन, जब लाइंस कहीं मीट ही नहीं करेंगी, यानी कि एक दूसरे को कहीं कट ही नहीं करेंगी, तो कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, तभी तो नहीं करेंगी, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है, देयर विल बी नो कॉमन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, कॉमन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब जब थर्ड पॉइंट है वो क्या आएगा, थर्ड पॉइंट हमें चेक करना है, अगर सॉल्यूशन होता है तो इक्वेशंस कंसिस्टेंट होती है, और अगर सॉल्यूशन नहीं है तो क्या हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट।
बस ये 3 पॉइंट आपको याद करने हैं। अब इसके बाद सेकंड जो हमारा मेथड है वो क्या है बेटा? सेकंड एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में क्या है, इसमें आपको 3 मेथड्स होंगे बेटा, यानी कि एक होगा आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड होगा आपका एलिमिनेशन, और थर्ड आपके पास होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब देखो बेटा, अब इसमें क्या होता है कि वैल्यू सब्स्टिट्यूट, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, मतलब जैसे x और y है, अब एक इक्वेशन से आप मान लो आपने x की वैल्यू निकाल ली, तो दूसरी इक्वेशन में वैल्यू वहाँ पे जाके सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। मतलब सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है रिप्लेस करनी है, आपको उस वैल्यू को वहाँ जाके पुट करना है, ये होता है, ठीक है। एलिमिनेशन में होता है कि आपको एक वेरिएबल को रिमूव करना होता है। जो भी इक्वेशन होगी उन दोनों में एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल करेंगे और वहाँ पे उनके साइन भी चेंज कर देंगे, और एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, उनको कट करके और रिमूव कर देंगे एक वेरिएबल को, क्योंकि आपको पता है एलिमिनेशन का मतलब ही होता है हटाना। मतलब जो भी वेरिएबल है उसको रिमूव करेंगे, उसके बाद सेकंड जो आपके पास वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू अपने आप ही आ जाएगी, और फिर वहाँ से दूसरी इक्वेशन में पुट करके हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इस टाइप की जो वैल्यूज़ होती हैं, कुछ हम a1/a2 b1/b2 की फॉर्म में लिखेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम उन वैल्यूज़ को से x और y की वैल्यूज़ निकालेंगे। ये तीनों मेथड, क्योंकि बेटा अगर मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, और ये आपको 1 by 1 एक्सरसाइजेस गिवन है, वहाँ पे मैं जब मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी तब बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। कॉन्सेप्ट बहुत इजी था और बहुत वैल्यूएबल भी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप वीडियो को बहुत ध्यान से समझेंगे और मुझे आई होप आपको पूरा समझ आया होगा, ठीक है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, and thank you for watching my video.